नमस्कार भाई सभी को। आज का हमारा टॉपिक है भी इंडियन इकोनॉमी में नेशनल इनकम भाई। नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय भी, राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय वह है भी जो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जो जोड़ होता है वो राष्ट्रीय आय होता है भी। राष्ट्रीय आय में हम विदेशों से प्राप्त जो आय होती है उसको भी शामिल करते हैं। लिखे हुए राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय वह एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में हम इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी शामिल करते हैं। अब आता है भी एक वित्तीय वर्ष क्या है। वित्तीय वर्ष शुरू होता है भी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से शुरू होता है वित्तीय वर्ष और 31 मार्च तक खत्म हो जाता है भी। वित्तीय वर्ष का टाइम है भी। ये किनका है? वित्तीय वर्ष का है भी। अब जो वर्तमान में वित्तीय वर्ष चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 24-25 का चल रहा है। कौन सा चल रहा है वित्तीय वर्ष? 24-25 चल रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है भी। आगे 2025 में 31 मार्च तक चलेगा भी। सबको क्लियर हो गया भी? कई बार पूछ लिया जाता है भी एग्जाम में वित्तीय वर्ष का टाइम पीरियड क्या है, तो आपको बताना है भी 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है भी? क्लियर है? आगे है भी भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? इसकी जगह यह भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता भारत से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। स्वतंत्र भारत से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी?
क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है भी भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला कौन था भी, कौन थे भी? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। बहुत अच्छे इंसान थे भी, बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत कुछ दिया था। इनकी एक बुक थी भी, बहुत फेमस थी, इसने भी बुक दी थी भी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, इन इंडिया। इसकी फेमस बुक है भी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया भी। अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है भी पॉवर्टी शब्द दिया सबसे पहले किसने दिया था भी? दादा भाई नौरोजी ने दिया था भी। और इसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी भी 1867-68 में की थी भी। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? 1867-68 में की थी। करेक्ट है, लिख लो। कब की थी भी? 67-68 में की थी। दादा भाई नौरोजी को एक नाम और जाना जाता है, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया में किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने जब राष्ट्रीय आय की गणना की थी तो उस टाइम उन्होंने सीधा ही अपने ही आधार पे ही उनकी गणना की थी। उनके पास प्रॉपर कोई स्पेसिफिक मेजर नहीं था भी किस तरीके से किया जाए। तो उसमें इसने कहा भी दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी। 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी। 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी दादा भाई नौरोजी ने। कब भाई? 1867-68 में भी। क्लियर में? राष्ट्रीय आय क्या है? एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जो योग है वो क्या है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से जो प्राप्त है शुद्ध आय वो किनका है भी? ये आयात और निर्यात का होता है भी। वो आगे जब हम करेंगे कंप्लीट जीडीपी जब करेंगे तब उसमें कंप्लीट बताऊंगा। आपको इतना ही ध्यान रखना भी राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल की जाती है। ठीक है। और स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला भाई दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी है भी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और किस नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को? द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी। और इसने कितनी प्रति व्यक्ति आय बताई है भी? 20 रुपए भी। इसने एक सिद्धांत और दिया था भी, उससे पहले वाले पेज पे इसका सिद्धांत लिख लो भी, इसकी जगह यही लिख लो, धन का निष्कासन सिद्धांत। धन का निष्कासन सिद्धांत। धन का निष्कासन सिद्धांत ये एक सिद्धांत दिया था भी, धन का निष्कासन सिद्धांत। इन्होंने कहा था भी धन निकल के हमारे देश से कैसे बाहर जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड उस टाइम राज करता था भी। कैसे हमारे को भी कच्चे माल तो हमारे से लेके जा रहा है, वो तैयार माल हमारे बेच रहा है और उद्योग हमारे ठप हो रहे हैं भी धीरे धीरे। हमारे जो हाथ करगा से उद्योग थे बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, सूती वस्त्र में हम बहुत ज्यादा थे भी आगे। तो सबसे उन्होंने ये सारी बात
धन निष्कासन के सिद्धांत में लिखी थी भी किस तरह धन हमारा बाहर जा रहा है। भी क्लियर भी सभी को? आगे भारत में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला भी, भारत में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला भी ये 1931-32 में की गई थी और गणना करने वाला था वी के वी राव, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से वैज्ञानिक विधि से उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी राष्ट्रीय आय की भारत में वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला कौन है? भी वी के वी राव है, जिन्होंने 1931-32 में की थी। चलिए अगला है भी 1949 में राष्ट्रीय आय की एक समिति का गठन किया गया था। एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता भी राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? भी 1949 में। भी कब किया गया था? 1949 में। इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? राष्ट्रीय आय जो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। जो पीसी महालनोबिस है ना, ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता के रहने वाले थे और बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स थे भी। इसको पहले राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बनाया गया। पहला अध्यक्ष राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पहला किसको बनाया गया? पीसी महालनोबिस को। आगे ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में जब पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो महालनोबिस ने सेकंड पंचवर्षीय योजना का एजेंडा तैयार किया था। सेकंड पंचवर्षीय योजना का पीसी महालनोबिस ने एजेंडा तैयार किया था और पीसी महालनोबिस का जन्मदिन 29 जून को आता है। उसको हम सांख्यिकी दिवस के रूप में बनाते हैं। भी किस रूप में बनाते हैं? सांख्यिकी सांख्यिकीय दिवस के रूप में मनाते हैं। स्टैटिकल महालनोबिस जिनका जन्म 29 जून, प्रॉपर डेट इतनी नहीं पूछी जाती पर 29 जून पूछा जाता है। भी सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है भी सांख्यिकी दिवस है ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस की। क्लियर? आगे है भी ये इकोनॉमी के संगठन है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस भी, ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ऑफिस कार्यालय होता है। ये संगठन होता है। ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, कार्यालय है। इसकी स्थापना, एक तो ये संगठन है ना अभी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पीछे 2 मई 1951 में। भी इसकी स्थापना की गई थी 2 मई 1951 में भी। और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है भाई नई दिल्ली में। भी नई दिल्ली में पड़ता है।
वर्तमान में इसके अध्यक्ष है भी, वर्तमान में अध्यक्ष भी राजीव लक्ष्मण, राजीव लक्ष्मण है। सीएसओ, इसकी स्थापना हुई 2 मई 1951 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव लक्ष्मण भाई। जो राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए यह संगठन बना था, अब राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, वो आगे पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में देखिए। जो एनएसएसओ है, यह है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी भी 1950 में भी। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है सीएसओ और एनएसओ को, इनको करके एनएसओ दे दिया गया भी। सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ दिया है नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिकल, चलो एस लगा लेना, STATIS, हाँ स्टैटिकल, ठीक। एक दोबारा लिख लो, SATITICL, स्टैटिकल, बीच में एस बोल गई थी, स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके अब ये, इसकी स्थापना कब हुई? 23 मई 2019 को भी। कब हुई है? 23 मई 2019 को भी। एक बार देख लो आगे इसका ही लिखा है ना। इसकी स्थापना कब हुई है? 23 मई 2019 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष में राजीव लक्ष्मण है, राजीव लक्ष्मणी है, जो सीएसओ को लिखा है। अभी क्वेश्चन ये उठता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन भी सीएसओ है। कौन सा है? सीएसओ है। ये अब है अभी 23 मई 2019 को आया है। ये इतना अपडेट नहीं है अभी, क्वेश्चन अभी तक जैसे भी नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं उसमें भी अपडेट नहीं किया गया। बाई चांस ये एनएसओ ना दे के वो सीएसओ दे दे तो आपको सीएसओ पे जाना है, ठीक है। अगर एनएसओ दिया है तो आप एनएसओ में जा सकते हैं, दोनों आ जाए, या तो दोनों का ऑप्शन दिया होगा भी दोनों करो। अगर नहीं दिया है तो आपको एनएसओ पे जाओगे, कोई रोंग नहीं होगा। अगर सीएसओ लगभग अब जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन उठाता है तो सारे उसमें सीएसओ देता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन सीएसओ भी। कौन सा? सीएसओ भी। अगर नहीं दिया, अब इनको अगर दोनों को मर्ज करके पूछ लिया जाए भी एनएसओ है, ठीक है। क्लियर भी? इसमें कोई डाउट भी किसी को? क्लियर? आगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां भी। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं भी। राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं भी।
3 विधियां हैं। इसमें है, पहली है आय विधि, दूसरी है उपभोग विधि, तीसरी है उत्पाद विधि। तीन विधियां हैं भी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, आय विधि, उपभोग विधि, उत्पाद विधि में। अब इनका हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे भी। जैसे पहली है भी, क्या है, आय विधि। आय विधि यह राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जो व्यक्ति हैं, व्यवसायिक उपक्रम हैं, उनकी जो शुद्ध मूल्य है उन्हें आय विधि के द्वारा मापा जाता है। उनके मूल्य को, जो विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं तो उनको इनकम मिल रही है, और व्यवसायिक उपक्रम है जैसे हमने साधन लगा रखे हैं तो उसके बदले हमें इनकम मिल रही है, उनके शुद्ध मूल्य को हम आय विधि से नापते हैं भी। उसके बाद आएगा उपभोग विधि। उपभोग विधि वो विधि है, इसको व्यय विधि के नाम से जाना जाता है, जो कुल आय को या तो हम उपभोग पे खर्च करते हैं या हम बचत करते हैं। भी बचत, जैसे भी गरीब लोग हैं वो उपभोग ज्यादा करते हैं, बचत उनकी कम होती है। अमीर लोग बचत ज्यादा करते हैं, उपभोग कम करते हैं। मेन रीजन ये है भी उनके पास सारी फैसिलिटी पहले भी होती है। गरीब लोग, आपने देखा होगा, हम रोज बात करते हैं, जैसे झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, हम ये बात हमारे घरों में भी होती है भी, वो हमारे से अच्छा खाना खाते हैं। उनके जो सब्जी घर में वो आती है जो नई मार्केट में आई है, और हमारे वही कड्डी दाल आलू हमारे वही चलती है। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, और घर वाले कह देते हैं भी, जैसे भी अब उनके जैसे नए कोई सब्जी मार्केट में आती है सबसे पहले वही लेके जाते हैं, क्योंकि वो नहीं सोचते हम अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहते हैं, वो इतना नहीं सोचते। तो ये कहा गया भी जो अमीर लोग हैं वही बचत करके वही आगे निवेश करते हैं और वही आगे तरक्की करते हैं, और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो अपना जितना कमाया उतना खा लेते हैं भी, अपना उपभोग कर लेते हैं। देखें पहले आगे उत्पाद विधि, पहले ये कर लेते हैं आय विधि। आय विधि वह विधि है जो राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें इस विधि में, एक मिनट भाई, एक मिनट, इस विधि में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की आय एवं व्यावसायिक उपक्रमों के शुद्ध मूल्य का योग आय विधि द्वारा किया जाता है। इसका सिंपल है भी,
आय विधि में जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनकी इनकम और जो उपक्रम लगाए हैं उनकी आय का आय विधि द्वारा मापते हैं भी, उनकी इनकम लेके उनका जोड़ होता है भी आय विधि में। उपभोग विधि है, इसको हम व्यय विधि भी कहते हैं। उपभोग विधि को क्या कहते हैं? व्यय विधि भी कहते हैं। यह उपभोग विधि में कुल आय का या तो उपभोग किया जाता है या लिख लेना, ये गलत हो गया। उपभोग किया जाता है या बचत की जाती है, बचत की जाती है। और ये विधि बहुत कम उपयोग में लाई जाती है क्योंकि इनके आंकड़े इतने जल्दी उपलब्ध नहीं होते भी, पता नहीं चलता नहीं भी कौन कितना उपभोग कर रहा है और कौन कितनी बचत कर रहा है। ये विधि बहुत कम उपयोग में लाई जाती है। इसके लिखो भी, इसके आंकड़े उपलब्ध जल्दी से नहीं मिलते हैं। इसी कारण इस विधि उसका लिख लो भी, इस विधि का प्रयोग कम किया जाता है क्योंकि उसका हम उपयोग बहुत कम करते हैं। आंकड़े हमारे पास इतने जल्दी नहीं मिल पाते, ना ही हम भी आइडिया लगा सकते, ना ही हम उसको भी माप सकते भी कौन कौन उपभोग कर रहा है, कौन उसका बचत कर रहा है, कितना कर रहा है। तो उस विधि का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। बाकी आता है भी उत्पाद विधि। उत्पाद विधि वह विधि है उत्पाद विधि वह विधि है जो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्यों का जोड़ होता है। उत्पाद विधि वह विधि है जो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य का जोड़ होता है। भारत जैसे विकासशील देश में उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पाद विधि में
हम मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं। उत्पाद विधि में हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करते हैं या मध्यवर्ती वस्तुओं का शामिल नहीं करते हैं। समझ में आया भी? उत्पाद विधि वह एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो शुद्ध मूल्य होता है उनको उत्पाद विधि के द्वारा मापा जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पाद विधि में हम मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं। ये मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी है? मध्यवर्ती वस्तुएं भी जैसे देखो, किसान गेहूं बोता है, फिर हम उसका आटा बनता है। आटा भी खाने के लिए हम जैसे सीधा प्रयोग उपभोग कर रहे हैं, अभी रोटी बना के कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो अंतिम वस्तु है। आटा हमारे लिए अंतिम वस्तु है। जो बेकरी वाला होता है, जो बिस्कुट वगैरह बनाता है, ब्रेड वगैरह बनाता है, उनके लिए क्या है? वो मध्यवर्ती वस्तु है, जो किसी वस्तु जो अन्य वस्तु में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। भी जो उपभोग कर रहा है, हम आटे का उपभोग रोटी के रूप में कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो अंतिम वस्तु है। और जो बेकरी वाला आटे का प्रयोग कर रहा है, उसके लिए क्या है? वो मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य या मध्यवर्ती वस्तुओं को हम किसमें शामिल नहीं करते भी? हमारी राष्ट्रीय आय, हमारी उत्पाद विधि में उसको शामिल नहीं किया जाता भी। इसमें कौन कौन सी जो है? एक तो घरेलू उत्पाद और एक है राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक वे और राष्ट्रीय नेशनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। जो घरेलू उत्पाद है वह एक देश की भौगोलिक सीमा में रह के जो उत्पाद किया जाता है, जो आय आती है, वो घरेलू उत्पाद होता है। जो एक देश की भौगोलिक सीमा में जो उत्पाद किया जाता है वो क्या आता है? घरेलू उत्पाद होता है। और राष्ट्रीय आय में घरेलू उत्पाद के साथ विदेशों से जो आय मिलती है, विदेशों से जो शुद्ध आय हमें प्राप्त होती है, उसको साथ लेके चलते हैं तो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जैसे भी जीडीपी है, जीएनपी है। जीडीपी और जीएनपी क्या है? कल पूछ रहे थे ना भी जीडीपी और जीएनपी क्या है? जीडीपी किन से प्राप्त होती है? कल जिक्र हुआ था जीडीपी में, हुआ था ना। जीडीपी में क्या शामिल किया जाता है? फुल फॉर्म दे इसकी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ये है फुल फॉर्म। कल एक बच्चा पूछ रहा था जीडीपी। जीडीपी ये होता है भाई सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद वो होता है जो एक देश की भौगोलिक सीमा में, तीनों जो क्षेत्र मैंने कल आपको इंडियन इकोनॉमी का क्षेत्र बताए थे, कौन कौन से सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के? 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय।
3 सेक्टर होते हैं ना, उनकी जितनी इनकम आती है वो जीडीपी में शामिल होती है। जो जितनी उनसे इनकम आती है वो सारी जीडीपी में शामिल होती है। अगर डेफिनेशन ये आ जाए भी, मान लो तीनों सेक्टर की जो आय है वो किसमें काउंट होती है भी, जीडीपी में होती है। होती तो जीएनपी में है, पर जीएनपी में उनके साथ विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय और शामिल होगी। जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तब जीएनपी आएगा। और तीनों क्षेत्र लिख दिया जाए, क्योंकि देखे भाई पहले जीडीपी ले ली, जीडीपी की फुल फॉर्म पता चल गई, सभी को पता चल गई। हाँ, ये क्या होता है भाई, सकल घरेलू उत्पाद होता है। जो एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पाद किया जाता है उन सभी का जोड़ है। उत्पाद होता भी फर्स्ट सेक्टर प्लस सेकंड सेक्टर प्लस थर्ड सेक्टर, इनकी अलग अलग इनकम होती है। एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो उत्पाद किया जाता है उन सभी का ये जोड़ है भी, क्या है, जीडीपी। एक वित्तीय वर्ष के अंदर, क्या भी, एक वित्तीय वर्ष कब से लेके कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके अंदर जितना भी उत्पाद होता है उन सब का जोड़ एक देश की सीमा के अंदर, जैसे विदेशी कंपनियां भी तो आई है हमारे, उनका जोड़ जो भी एक देश के अंदर जितना उत्पाद हो रहा है वो जीडीपी में काउंट होता है, जिसमें तीनों सेक्टर आएंगे, तीनों सेक्टर आते हैं। सीधा भी पूछ लिया जाता है, भी इन तीनों सेक्टरों की जो इनकम है वो किसमें शामिल होती है, जीडीपी और जीएनपी में भी शामिल होती है। पर जीएनपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय और शामिल होती है, वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जीएनपी में शामिल नहीं होती। जीडीपी पता चला भी, जीडीपी क्या है, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से जो इनकम आती है वो जीडीपी में शामिल होती है। और एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितना भी उत्पाद हो रहा है उनका सबका जोड़ क्या है, जीडीपी है, जीएनपी की। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसमें क्या शामिल है, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में, शुद्ध आय, ये जो शुद्ध आय है विदेशों से प्राप्त, ऐसे देखा होगा, एक्स माइनस एम, एक्स से होता है एक्सपोर्ट, एम से होता है इंपोर्ट, जिनको बोलते हैं हिंदी में आयात, और एक्सपोर्ट को बोलते हैं निर्यात। पहले एक बार इनको क्लियर कर लेते हैं। एक्सपोर्ट होता है भी हम किसी एक देश से दूसरे देश को सामान भेजते हैं, जैसे भारत यूएसए को सामान भेज रहा है, वो हमारे देश का क्या है भी, एक्सपोर्ट है। क्या है, एक्सपोर्ट है। यूएसए से हम कुछ सामान लेके आ रहे हैं तो भारत के लिए वो क्या है, इंपोर्ट है। भारत के लिए वो क्या है, इंपोर्ट है। जब सामान हम हमारे भारत से यूएसए भेजते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट है। यूएसए से हम भारत में सामान लेके आते हैं, हमारा इंपोर्ट है, पर उनका एक्सपोर्ट है। ठीक है, उन दोनों का प्लस माइनस करके उनको भी एक्सपोर्ट, सपोज करें हमारा हमने 100 रुपए का सामान दे दिया भाई, 80 का खरीद लिया, तो कितना है प्लस में, कितना रह गया, 20 रह गया भाई।
प्लस में रहा है, हमारा निर्यात ज्यादा है आयात से ज्यादा ना भी। हमने 100 रुपए का सामान भेजा, 80 रुपए का लिया, 20 रुपए हमारे भी बच रहे हैं। जीडीपी मान लो एक देश की जीडीपी 100 रुपए है, सपोज करें भी एक देश की जो जीडीपी है वो 100 रुपए है, तो जीएनपी कितनी होगी? 100 प्लस 20 जो ये बच की होगी कितनी होगी भी? 120 होगी। कितनी होगी? 120 होगी। समझ में आया? एक्सपोर्ट। अब आप ये कह दो ये जरूरी नहीं हो प्लस में हो, जरूरी नहीं होती भी प्लस में हो सकता है ये अपोजिट हो जाए। अपोजिट हो जाए, ये 80 हो जाए और ये 100 हो जाए। अब क्या रह गया? माइनस के 20 रह गए। जीडीपी 100 है, अब माइनस का लगाएंगे भी। ओहो, माइनस का 20 करेंगे कितनी रहेगी? 80 रहेगी। अस्सी रहेगी। पर ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है। अगर होता है तो जीडीपी से जीएनपी कम होती है, जीडीपी से जीएनपी कम हो जाती है, क्योंकि जीडीपी कितनी है? 100 है, जीएनपी कितनी है? 80 है, कम हुई भी। जीडीपी में क्या प्लस करें भी जीएनपी आ जाए? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय किन को प्लस माइनस करने से आती है भी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। किन को प्लस माइनस करने से आती है भी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। समझ में आया? क्या वो हम जिक्र करेंगे, तो बीच में जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स वो आगे जिक्र करेंगे, वो एक कर है लगाया जाता है, वो आगे आएगा तब करेंगे उसका। ठीक है, समझ में आया? जीडीपी क्या है? सेक्टर से प्राप्त आय। अगर पूछ लिया जाए पूरी भी एक देश की भौगोलिक सीमा में जो उत्पाद किया जाता है उनका जोड़, उनको क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं या जीएनपी कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जब उनके साथ विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय और हो तो जीएनपी होगा भी। अगर दे दिया जाए क्वेश्चन आ जाए जीएनपी क्या है, नीचे लिखा हो भी जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये पहला ऑप्शन हो, दूसरा हो भी जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट, जीडीपी प्लस इंपोर्ट, तो कौन सा सही है भी? ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय उनसे निकल के आती है, वो प्लस करते हैं तो क्या बनता है? जीएनपी है। क्लियर भी? अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध तो नहीं आई ना, एक्सपोर्ट से आई है। सपोज करें जीडीपी क्या है? 100 है, एक्सपोर्ट 100 का किया है, कितना हो गया? 200 राष्ट्रीय आय हो गया, 200 रुपए राष्ट्रीय आय होगी। तो हमने निर्यात तो भी आयात तो भी किए हैं, वापिस पैसे भी तो दिए हैं, तो शुद्ध जो होती है वो ही काउंट की जाती है, वो जीडीपी में प्लस करते हैं तब हमारी जीएनपी आती है। हमेशा शुद्ध जो आय होती है वो प्लस करती है। ऐसा कभी होता ही नहीं भी एक कोई देश है वो एक्सपोर्ट कर रहा है इंपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सारी वस्तुएं एक धरातल पर नहीं मिलती भी। कुछ एक वस्तुएं हैं हाँ बन सकती है, जैसे भी कुछ एक वस्तुएं होती है पूंजीवाद, पूंजी से भी ज्यादा लगा के बनाई जाती है, कुछ है भी श्रमिक लगा के ज्यादा बनाई जाती है भी। कहीं श्रमिक सस्ता होता है भी, हमारे श्रमिक सस्ता है क्योंकि हमारे श्रमिक ज्यादा है, और यूएसए है वहां पैसे ज्यादा है तो वो करेगा पैसे का प्रयोग। कई बार वहां जितना वो मान लो पैसे खर्च करके कोई वस्तु बना रहा है और वो बाहर से सस्ती पड़ रही है भी, अगर उसका आयात करके वो लेके जाता है और वो भी सस्ती पड़ रही है वहां उसके खर्चे से, तो ऐसे भी एक देश दूसरे देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं भी। ठीक है, क्लियर हुआ भी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट सभी को क्लियर हुआ भी? जीडीपी क्लियर होगी, जीएनपी क्लियर होगी। जीडीपी
और जीएनपी, इनसे अगर हम मूल्यह्रास को माइनस करते हैं तो एनडीपी आता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद आता है। क्या आता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद आता है। अब इसमें ये आ गया भी मूल्यह्रास, ये क्या चीज है? ये क्या बोला आगे बीच में? ये वो होती है, अभी हम कोई भी चीज उत्पाद कर रहे हैं, जैसे कोई मशीन लगी है, टूट फूट जो होती है हमारी, हमारा जो खर्चा होता है, उसकी घसाई होती है, वो मूल्यह्रास में काउंट किया जाता है। वो अगर हम जीडीपी से निकाल देते हैं तो जो हमारे पास शुद्ध घरेलू उत्पाद बच जाता है। जीडीपी से क्या माइनस करें तब शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगी, मूल्यह्रास। ठीक है। और जीएनपी से, जीएनपी पहले किन किन का भी, जीडीपी प्लस ये जीएनपी मांगे, इससे हम माइनस, तो क्या निकल के आता है? एनएनपी आता है। क्या आता है? एनएनपी आता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको एनएनपी से डिनोट करते हैं। एनएनआई होता है, एनआई होता है, ये हमारी राष्ट्रीय आय होती है, तीनों नामों से जाना जाता है। वहां वो पी से डिनोट ना करके आई से भी कर सकता है, जो इनकम है। समझ में आया? जीडीपी से मूल्यह्रास को माइनस करते हैं तो क्या आता है? एनडीपी आता है, जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। जी, इस तरीके से भी लिखे आ सकते हो ऑप्शन, तभी मैंने ये लिखा है, नहीं तो मैं इससे माइनस सीधा भी कर देती, इससे माइनस सीधा करके एनएनपी लिख सकती थी। इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किन किन का प्लस करके जीएनपी बन रहा है और क्या माइनस करते हैं तो एनएनपी बन रहा है। ठीक है भाई, क्लियर भी? क्लियर भी? सभी को क्लियर हो गया भाई? आज हमने क्या पढ़ा भाई? राष्ट्रीय आय पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? राष्ट्रीय आय, जो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का जो जोड़ है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष कब से लेके कब तक है? 1 अप्रैल 31 मार्च तक है। अब कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? 24 से 25 वाला भी। उसके बाद पढ़ा भी हमें भारत के स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरंग जी ने की थी। कब की थी भी? 1867-68 में की थी भी। कब की थी? 67-68 में की थी। क्या कहा जाता है दादा भाई नौरंग जी को? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी। कौन सी बुक लिखी हुई? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी। और कौन सा सिद्धांत दिया था भी? धन का निष्कासन सिद्धांत। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से गणना किसने की भी राष्ट्रीय आय की? वी के वी राव ने कब किया? 1931-32 में भी। 49 में राष्ट्रीय आय की गणना करने की एक समिति बनाई गई थी भी। उसकी समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? पीसी महालनोबिस, जो कहां के रहने वाले थे भी? कोलकाता के। और जो संख्या की जो मुख्यालय है ना, वो प्रॉपर कोलकाता में पड़ता है भी। क्वेश्चन जो लिख लो, जहां आपने संख्या की जो सांख्यिकी का जो मुख्यालय है स्टैटिकल का, वो मुख्यालय है, कार्यालय, ये कोलकाता में पड़ता है। और कोलकाता किसकी राजधानी है अभी?
कोलकाता किसकी राजधानी है? अभी एक दूसरे का मुंह ताक रही है। किसकी राजधानी है अभी कोलकाता? भारत की भी रही है। नहीं, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी भी? कोलकाता थी भी। पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी भी। 10वीं या 12वीं में आपने एक इंग्लिश में लेसन है, पता नहीं हिंदी में, जॉर्ज पंचम वाला, कौन सी क्लास में है अभी? वो भी ध्यान नहीं है। जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आते हैं भी। 1911 में जो दिल्ली दरबार सजाया गया और वहां जॉर्ज पंचम आए थे, उन्होंने घोषणा की थी भी कोलकाता की बजाय क्यों ना हम दिल्ली भारत की राजधानी बना दी जाए। 11 में घोषणा की थी और 12 में हमारी नई दिल्ली हमारी राजधानी स्थापित कर दी गई थी। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है भी। किसकी है? वेस्ट बंगाल की। कोलकाता किस नदी के किनारे है भी? सबसे मान लो हल्का क्वेश्चन यही था। कोलकाता किसकी राजधानी है भी? कौन सी नदी के किनारे है अभी कोलकाता? हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी भाई। भारत की सबसे पहले राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। दिल्ली से पहले पूछ लिया जाए भी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। ये तो 1911 में जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी कि क्यों ना हम कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दे भी भारत की राजधानी। 11 में घोषणा की गई और 12 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था भी, दिल्ली भारत की राजधानी। ठीक है ना? देखे भाई, भारत की राजधानी भी क्या है? भारत की राजधानी में दिल्ली या नई दिल्ली? दिल्ली या नई दिल्ली? क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया भी? 1911 में घोषणा की गई थी। किसके द्वारा भी? जॉर्ज पंचम के द्वारा भी। जो कहां के महाराजा थे भी? कहां के सम्राट थे भी ये? अरे कौन राज कर रहा था उस टाइम हमारे पे? यूके, ब्रिटेन का, ब्रिटिश सरकार का राज था, तो वहां के ये महाराजा थे। और घोषणा की भी 11 में और 1912 में नई दिल्ली हमारी राजधानी बना दी गई थी भी। इससे पहले कौन सी राजधानी थी भी? कोलकाता थी भी। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की भी। ये छोटी छोटी बातें तुम ध्यान रखा करो, बिल्कुल सबसे छोटी बात थी ये। एक 1911 की एक और है भी खास बात है 1911 में, ये बता दो बस, ये लास्ट है। 1911 भी मैंने कहा ना, जितने भी सन होते हैं ना उसमें कोई खास बात होती है। बस ये लास्ट है अभी। 1911 में क्या है? 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गया था भी। क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गान भाई। 1911 में कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में भी। ये अधिवेशन क्या थे? कांग्रेस जो थी उसके हर साल अधिवेशन हुआ करते थे। 1911 में कोलकाता अधिवेशन था, उसमें राष्ट्रीय गान गया था भी पहली बार। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 1911 में। कौन सा अधिवेशन था भी? कोलकाता अधिवेशन था। राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान का दर्जा कब मिला भी? कौन सा हमारा राष्ट्रीय गान? जनगण मन। एक दूसरे की तरफ देख,
कब अपनाया गया था उसको? हमने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया भी? कब अपनाया था? संविधान की लास्ट वाली बैठक, अब तो बता दो, वोल्टी तो सारी होगी। संविधान सभा जो बनी थी लागू होने से उसकी लास्ट बैठक कब हुई थी? पोल्टी तो हुई है सभी की। 24 जनवरी 1950 में भी संविधान सभा की जो लास्ट बैठक थी वो कब थी? 24 जनवरी 1950 को थी भी। उसमें हमने 3 चीजें अपनाई थी भी, एक तो राष्ट्रीय गान को, एक राष्ट्रीय गीत को, और एक भी राष्ट्रपति शब्द को भी।